स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हर साल की बरसात के तरह टीपू सुल्तान का नाम भी आप चुनावी मौसम में सुना करेंगे। जब भी चुनाव साउथ इंडिया में होते हैं, टीपू सुल्तान को कहीं ना कहीं एज अ टायरेंट या कहीं ना कहीं एज अ जस्ट रूलर पेश किया जाता है। इतना ही नहीं, कई ज़माने पहले कांग्रेस ने इनकी जयंती शुरू की थी कर्नाटका में, और बीजेपी गवर्नमेंट के आने के साथ टीपू सुल्तान के साथ किए गए एंटी हिंदू पॉलिसीज़ को ज़्यादा उजागर किया जाता है। नाउ, आज के टाइम कैप्सूल का लक्ष्य ये है टू सी द मैन बिहाइंड द हाइप, यानी कि इन तथ्यों के पीछे कितनी सच्चाई है या कितना सच नहीं है, या टीपू सुल्तान एक हिस्टोरिकल फिगर ऐसे थे जैसा बताया जाता है, इत्यादि इत्यादि। ये सारी धारणाओं को देखना आज के वीडियो में हमारा काम होगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं स्टडी IQ's टाइम कैप्सूल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस सी कि टीपू सुल्तान को दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या कहा जाता है। दैट मीन्स एक इमेज जो टीपू सुल्तान का है, दैट इज कॉल्ड एज टायरेंट इमेज, और दूसरा एज अ जस्ट किंग। अगर आप कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स को देखेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे आगे, वो ये कहते हैं दैट टीपू सुल्तान किल्ड मेनी हिंदूज एट कुर्ग, पर्टिकुलरली 70,000 हिंदूज को उन्होंने कन्वर्ट किया। इतना ही नहीं, वो नायर ब्राह्मण्स और नामुद्री ब्राह्मण्स जो केरला में रह रहे थे, उनको भी प्रोसिक्यूट कर रहे थे, उनको कैप्चर कर रहे थे। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नो दैट टीपू सुल्तान का राज्य प्रेजेंट डे कर्नाटका, मैसूर, मैंगलोर, दिंडीगुल, बाराबहल इत्यादि जगहों पर था, और केरला उनके द्वारा एनेक्स किया गया एक प्रोविंस था जो ट्रावनकोर के अंदर आता था। इतना ही नहीं, मंडयम के अयंगर कम्युनिटी आज भी मंडयम कर्नाटका में स्थित है। वहां के अय्यर ब्राह्मण्स आज भी दिवाली नहीं सेलिब्रेट करते हैं, ये कहते हुए कि 1783 से 1793 के बीच में उन्हें दिवाली के दिन ही मैसेकर किया गया था बाय द फोर्सेस ऑफ टीपू सुल्तान। अब ये सारे तथ्य हमारे सामने प्रेजेंट हैं जो टीपू सुल्तान का एक टायरेंट इमेज आपके सामने पेश करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ और टेक्स्ट्स हैं जो टीपू सुल्तान के प्रो हिंदू होने का, या अगर मैं कहूँ दूसरे धर्मों का, अन्य मुस्लिम धर्म से अन्य धर्मों के प्रति संवेदना रखने का कुछ तथ्य पेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव ग्रांट्स टू रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। इतना ही नहीं, उन्होंने श्रृंगेरी मठ को भी रिकंस्ट्रक्ट करवाया जब मराठाओं ने उन्हें ध्वस्त किया। इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने 156 टेम्पल्स को ग्रांट भी दिए, जो उनके राज्य मैसूर में ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी जगहों पर थे, जिसमें केरला की गुरुवयूर टेम्पल भी शामिल है। नाउ, इन सब तथ्यों को हम अपने अपने हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स में ज़रूर देखेंगे, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नो द मैन बिहाइंड दी हाइप। दैट मीन्स इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है। देखिए, मैसूर की किंगडम्स पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स के साथ 1780s में फाइट कर रही थी। इतना ही नहीं, लड़ाई तो एक्चुअली शुरू होती है 1767 से, जब टीपू के वालिद यानी कि उनके फादर हैदर अली हुआ करते थे। हैदर अली ने अपना राज्य मैसूर किंगडम को वोडियार्स के घरानों से छीना था। वोडियार्स पहले मैसूर में राज्य करते थे और वो हिंदू किंगडम्स हुआ करती थी। विजयनगर डायनेस्टी में नायक रह चुके वाडियार्स अब मैसूर में राज्य कर रहे थे। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न इंडिया। लेकिन जब हम बात करते हैं हैदर अली के आने की, तो हैदर अली इन्हीं वोडियार्स के अंदर सेनापति का काम करते थे। चिक्क कृष्णा राजेंद्र वोडियार को वो हटाकर और उनके चाचाओं को हटाकर वे अब आगे आ रहे थे। जब उन्होंने फर्स्ट वॉर लड़ा 1767 से 69 के बीच में, हैदर अली सरप्राइजिंगली ब्रिटिशर्स से जीत जाते हैं और वो एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ मद्रास भी साइन करते हैं ब्रिटिशर्स से। इतना ही नहीं, सेकेंड वॉर में 1780 जो 84 तक चला, 82 में उनका देहांत होता है। 82 में हैदर अली नहीं रहते हैं, एंड दिस इज द टाइम फ्रॉम विच वी हियर टीपू अ लॉट। इसी समय से लेके 1799 तक आप टीपू सुल्तान और उनके द्वारा किए गए काम को बहुत ज़्यादा तौर पर देखेंगे, बिकॉज इसी समय पे वो मैसूर की गद्दी पर आ रहे थे। नाउ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट मैसूर इन कॉन्टेक्स्ट विद नॉट जस्ट मैसूर बट ऑल्सो द अदर किंगडम्स। जी हाँ, जो दूसरे किंगडम्स भी थे साउथ ऑफ इंडिया में, उनके कॉन्टेक्स्ट को और ब्रिटिशर्स का उनके साथ क्या रोल था, ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ, व्हेन यू सी द मैप आउट देयर, जब आप मैप देखते हैं, पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स
सिर्फ माइसोर के साथ फाइट नहीं कर रहे थे। अंडरस्टैंड कि माइसोर के साथ जो फाइट थी 1767 से 99 तक चली, लेकिन मराठाओं के साथ 1765 से 1818 तक चली। जी हाँ, इसमें 3 वॉर्स की श्रृंखला होती है। मैसूर के साथ वो 4 वॉर्स करते हैं। इतना ही नहीं, वे पंजाब के साथ भी फाइट करते हैं, जिसमें 2 वॉर्स 1746 माफ करिएगा 1846 और 1849 के वॉर्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, वो बंगाल यानी कि प्लासी में भी फाइट करते हैं। 1757 की वॉर, प्लासी की वॉर सबको पता है। और उसके बाद वो बक्सर में 1764 में भी फाइट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिशर्स सिर्फ मैसूर से फाइट नहीं कर रहे थे। और अगर आप साउथ इंडिया की पॉलिटी को जरा ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली ये 4 लोगों के बीच में लड़ाई लड़ रही थी। कौन थे वो 4? वो थे निजाम, मराठा, मैसूर एंड ब्रिटिश। कहना लाजमी होगा कि ब्रिटिशर्स ने इन सारे भारतीय डायनेस्टीज को एक दूसरे के साथ लड़ाया। आप एंग्लो मैसूर वॉर तो जरूर पढ़ेंगे, एंग्लो मराठा वॉर तो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन एंग्लो निजाम वॉर नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री में एंग्लो निजाम वॉर्स यानी कि ब्रिटिश और निजाम के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज निजाम वो पहली डायनेस्टी थी, भारतीय पहली डायनेस्टी थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया। वे लड़ाई का पक्ष नहीं लेते हैं, वे कॉन्सिलिएटरी अप्रोच रखते हैं। यह बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली सबसे ज्यादा फाइट या सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं चुनौती साउथ इंडिया में कोई इंडियन डायनेस्टीज दे रही थी ब्रिटिशर्स को, तो वो थे मराठास और मैसूर। निजाम वो काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए टायरेंट इमेज आप मैसूर के किंग का देखेंगे। ऐसा क्यों? क्यों निजाम टायरेंट नहीं थे? वो भी टायरेंट थे। आपने और हमने देखा है कि किस तरीके से 1948 में, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, जब हैदराबाद भारत में सम्मिलित नहीं होता है, निजाम के ही अंदर काम कर रहे रजाकार्स ने किस तरीके से निर्मम हत्या की थी वहां पे रह रहे हिंदुओं की। लेकिन ब्रिटिशर्स निजाम के रजाकार्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। निजाम को कभी भी आप टायरेंट इमेज में नहीं देखेंगे। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि मैसूर के किंग टीपू सुल्तान का एक टायरेंट इमेज आ रहा था। और वो क्यों आ रहा था? बिकॉज ब्रिटिशर्स, इट हेल्प्ड ब्रिटिशर्स टू आइसोलेट टीपू फ्रॉम मराठास एंड ट्रैवनकोर। मराठास भी हिंदू किंगडम हुआ करती थी। ट्रैवनकोर जो मैसूर के नीचे साउथ में हुआ करती थी, प्रेजेंट डे केरला में, वो भी एक हिंदू किंगडम हुआ करती थी। और धर्म के नाम पर इंडियन किंगडम्स को आइसोलेट कर देना ताकि कभी मराठा मैसूर के साथ ना मिल पाए या कभी ट्रैवनकोर मैसूर के साथ ना मिल पाए, ये ब्रिटिशर्स के लिए काफी अच्छा सौदा था। Not only that, Britishers played into the insecurities of Travancore, Marathas and Nizam. ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं थी कि मैसूर ने कभी मराठाओं के साथ फाइट ना किया हो। ऐसा हमेशा हुआ था। 1750s में, पर्टिकुलरली 50s के पहले दशक में, 51 में, 52 में, 53 में मराठास के कई सारे रेड मैसूर पर हुआ करते थे और हैदर अली ने भी मैसूर की तरफ से मराठाओं पर धावा बोला था। ये कोई नई बात नहीं थी कि भारतीय डायनेस्टीज या इंडियन डायनेस्टीज आपस में युद्ध किया करती थी। इसी का फायदा, इसी इनसिक्योरिटी का फायदा ब्रिटिशर्स उठा रहे थे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट में क्या फाइट हो रही है। बिफोर वी गो इनटू डीप, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट हम अपने फाउंडेशन कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं, पर्टिकुलरली द फाउंडेशन कोर्स ऑफ 2025। किसी भी तैयारी के लिए या किसी भी जंग के लिए आपको 1 साल का वक्त ज़्यादा नहीं लगता, राइट? इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को 2 साल का वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता। हम फाइट्स या वॉर्स की बात कर रहे हैं और हिस्ट्री का एक चैप्टर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, लेकिन हिस्ट्री आपको भी बनानी है। और अगर आपको आगे की दूरदृष्टि रखनी है व्हेन यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर 2024 या 2025, तो उस लड़ाई के लिए अभी से तैयार हो जाइए। इस लड़ाई में हम आपकी मदद कर रहे हैं बाय लॉन्चिंग आवर फाउंडेशन बैचेस, जिसमें आपको लगभग 3 साल से ज्यादा का कोर्स हमारे कोर्स खत्म करने के बाद भी आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप हमारे SIP बैचेस के भी पार्ट हो सकेंगे। एंड अ वेरी गुड थिंग इज दैट कि हम आपको सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के लिए नहीं बल्कि एंड स्टेज तक
प्रिपेयर करते हैं टिल द पॉइंट यू गिव इंटरव्यू। द एम इज टू सी योर नेम इन द लिस्ट। अगर हम तैयार हैं तो आप किस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं या डरे हुए हैं? इस फाइट से कभी मत डरिएगा। थोड़ा भी अगर मैं आप में कॉन्फिडेंस हो या अगर थोड़ी सी भी कॉन्फिडेंस की कमी हो, प्लीज़ इंश्योर दैट यू अटेंड द रेगुलर क्लासेस। हमारी फाउंडेशन कोर्सेज ऑल ईयर लॉन्ग चलेंगी और उसके साथ अगर कुछ टॉपिक्स छूट भी जाएं तो आप आगे भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं बाय आवर लाइव कोर्सेज। सो ये आपको कैसे मिलेगा? यू हैव टू यूज़ द कोड ASHLIVE। देखिए प्राइजेस जो हैं वो 30,000 के हैं, लेकिन अगर आप कोड यूज़ करते हैं देन यू विल गेट डिस्काउंट। सो दैट इज़ द रियल मीनिंग थिंग फॉर अस। At Study IQ we have the motto of affordability with quality। तो ये ज़रूर होगा कि हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन आपके जेब पर भी ये चीज़ भारी ना पड़े। सो विद दैट थॉट लेट अस मूव अहेड। हम बात कर रहे हैं हाउ द इमेज वॉज मेड। तो ये इमेज बना कैसे, ये सारी चीज़ें या फैक्ट्स आई कैसे? एक्चुअली इसे हम कहते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स लिख रहे थे अबाउट टीपू सुल्तान। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूं कि 1799 में द लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की हार होती है और जीतते कौन हैं? ब्रिटिशर्स। हिस्ट्री हमेशा जीतने वालों के द्वारा लिखी जाती है। ऐसे में ही लिखने वाले लोग थे विलियम किर्कपैट्रिक और एम विल्क्स। इन दोनों ने, किर्कपैट्रिक और विल्क्स ने हिस्ट्री लिखी, पर्टिकुलरली कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया या सिलेक्टेड लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान। और ये ज्यादातर एक बुक से प्रभावित था जो किरमानी, मीर सैयद किरमानी द्वारा लिखी गई है। मैं किरमानी जी के बुक के बारे में जरूर पढ़ूंगा या बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप इन कॉलोनियल हिस्टोरियंस की किताब को देखें तो ये उन्हें बर्बर, इंटॉलरेंट, बाइगॉट, फ्यूरियस, फैनेटिक बताते थे, जो ये कहते थे कि उन्होंने डिस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल किए, कॉन्फिस्केशन ऑफ टेम्पल लैंड्स किया। और साथ ही साथ बाद में लिखे गए कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में टीपू को एक टायरेंट बताया गया और हैदर अली को भी बताया गया जो वॉडियार्स के घरानों को लूट रहे थे। अंडरस्टैंड कि टीपू सुल्तान के ठीक पहले या हैदर अली के ठीक पहले वहां पर हिंदू राज्य वॉडियार्स का रूल होता था, और वॉडियार्स के साथ किए गए अन्याय को इस बुक्स में हाईलाइट किया गया है। इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी हम देखेंगे, बट ये सब कुछ आ रहा था किरमानी के बुक में। मीर किरमानी उनके कोटियर हुआ करते थे और उन्होंने अपने तरफ से टीपू सुल्तान की एक बायोग्राफी लिखी। इस बायोग्राफी में ज्यादातर यह बताया गया है कि किस तरीके से कुर्ग में 70,000 ब्राह्मण्स को या हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया, या मंडले के अयंगर ब्राह्मण्स को प्रोसिक्यूट या मर्डर किया गया, या नायर ब्राह्मण्स को जो केरला में रहा करते थे, या नामुद्री ब्राह्मण्स जो केरला में रहा करते थे, उनको किस तरीके से टीपू ने प्रोसिक्यूट किया या उनके लैंड रेंट्स को बढ़ाया। नाउ ऐसा किरमानी क्यों लिख रहे थे? अंडरस्टैंड दैट किरमानी मॉडर्न इंडिया में एक इस्लामिक आइकन को ढूंढ रहे थे। जिस तरीके से आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री एक्चुअली टीपू सुल्तान से शुरू होती है। वहां के बच्चों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन में फैलस वर्शिप है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन में नेचर वर्शिप है, या ऋग्वेदिक आइडियल्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, या लेटर वैदिक आइडियल्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, बिकॉज इसमें हिंदू या ब्राह्मणिकल गॉड्स के बारे में वर्णन है। यह है उनकी अपनी रिलीजियस हिस्ट्री, जो बाकी सारे आर्कियोलॉजिकल तथ्य को या इंडिया के चेरिश्ड हिस्ट्री को, जब पाकिस्तान और इंडिया बना नहीं था, इनफैक्ट ये जॉइंट हिस्ट्री होनी चाहिए थी, लेकिन वो वैसा नहीं करते हैं। वे टीपू को एक इस्लामिक हीरो के तौर पर मानते हैं। मिडीवल इंडिया में वे बाबर को इस्लामिक हीरो के तौर पर मानते थे, और जब मॉडर्न इंडिया में उन्हें एक इस्लामिक हीरो की आवश्यकता थी तो टीपू को एक टायरेंट इस्लामिस्ट या आर्डेंट इस्लामिस्ट के रूप में बनाने का काम किरमानी अपनी किताब में कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ उनके द्वारा किए गए प्रोसिक्यूशंस को बढ़ा चढ़ाकर लिख रहे हैं। ये कैसे बढ़ा चढ़ाकर लिख रहे हैं ये भी हम देखेंगे, बट पर्टिकुलरली टीपू कुछ लेटर्स लिख रहे थे जमन शाह ऑफ अफगानिस्तान को, या खलीफा को लिख रहे थे कॉन्स्टेंटिनोपल में ड्यूरिंग द 3rd and the 4th एंग्लो मैसूर वॉर, यानी कि 1792 और 1799 के बीच में वो ये लेटर्स लिख भी रहे थे, उनसे मदद भी मांग रहे थे, जिहाद को भी कोट कर रहे थे, और इसमें बिल्कुल सच्चाई है। नाउ
क्या ये इमेज बनाया गया या किस तरीके से बनाया गया? व्हाट वाज देयर ट्रुथ टू किरमानीज व्यू? हुआ ये कि एडिटर्स ऑफ मैसूर गैजेटियर प्रोफेसर श्रीकांतिया ने लिस्ट किए 146 टेम्पल्स जिसे टीपू सुल्तान रेगुलरली दान दिया करते थे। ये डिस्कवरी 1916 में हुई। इतना ही नहीं, 1960 में उनके द्वारा लिखे गए 30 लेटर्स मिले जो उन्होंने श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु शंकराचार्य को लिखा। और ये लेटर्स पर्टिकुलरली 1780 से लेके 1795 तक लिखे गए। ये लेटर्स इसलिए भी लिखे जा रहे थे बिकॉज जगत गुरु उस समय सच्चिदानंद भारती और टीपू सुल्तान के बीच काफी वार्तालाप हो रहे थे। और ये कैसे वार्तालाप है उसका एक नमूना आपके सामने यहां पर पेश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, वो ये कह रहे थे कि मोनास्ट्री वॉज रेडेड एंड पिलेज्ड बाय अ मराठा चिफ्टिन रघुनाथ राव पटवर्धन एंड शंकराचार्य हैड आस्क्ड टीपू फॉर हेल्प टू रिस्टोर इट। मराठास भी मैसूर को अटैक कर रहे थे, लेकिन क्या इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मराठास एंटी हिंदू थे? जी नहीं। अंडरस्टैंड दैट ये समय वो समय था जब 1761 का पानीपत वॉर खत्म हो चुका था। 1761 के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास फाइट कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली से। और ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि मराठाओं की लगभग 50,000 की सेना वहां पर क्षय हो जाती है, वहां पर एक प्रकार से धराशाही हो जाती है। मराठाओं को भी अपने जमीन पर काफी खर्चा लगा एंड दे हैड टू टेक, इफ आई वुड से, रॉबिंग अटेम्प्ट्स, और उन्हें यह जरूरत थी कि आसपास के राज्यों से और पैसा इकट्ठा किया जाए। यह अटैक्स उन्हीं अटैक्स के तहत किया गया एक और कार्य था। टीपू सुल्तान श्रृंगेरी मठ को बनवाते भी हैं और साथ ही साथ जगत गुरु शंकराचार्य को कई दान देते हैं, जिसमें शारदा, मां शारदा जिनकी मूर्ति वहां पर रखी थी, उनके लिए गोल्ड प्लेटेड साड़ीज भी जाती है। इतना ही नहीं, वे शंकराचार्य को एक पैलंक्विन भी देते हैं जिसकी फोटो या जिसकी पेंटिंग आपके सामने यहां पर प्रस्तुत है। इतना ही नहीं, हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं कि टीपू सुल्तान के कोर्ट में एक्चुअली इंपॉर्टेंट पोस्ट रखने वाले ज्यादातर हिंदू हुआ करते थे। आप तस्वीर देख रहे हैं पुरनैया की, जो उनके मीर असफ हुआ करते थे, जो चीफ रेवेन्यू इंचार्ज भी थे और एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करते थे। वे एक ब्राह्मण थे। ना ही इतना ही नहीं, कृष्णा राव वॉज हिज ट्रेजरर और हिज एजेंट्स एट द मुगल कोर्ट, जो मुगल कोर्ट में उन्होंने एजेंट भेजा था, वो भी हिंदूज थे, जैसे मूलचंद और सुजन राय। असफ रेवेन्यू ऑफिशियल्स एट कोयम्बटूर एंड पालघाट वर ब्राह्मण्स, पर्टिकुलरली ब्राह्मण्स को वो रखा करते थे। और साथ ही साथ कुछ हिंदू जनरल्स जैसे श्रीपत राव, जो मराठी भी थे, जो मराठास से थे, उन्होंने भेजा था नायर ब्राह्मण्स को, पर्टिकुलरली केरला के ब्राह्मण्स को सबड्यू करने के लिए। यानी कि हिस्ट्री एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि वे केरला के ब्राह्मण्स को प्रोसिक्यूट कर रहे थे, लेकिन इस बात का एकदम से बढ़ा चढ़ाकर देख देना कि वे एक नहीं 70,000 लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे थे, यह भी गलत है। मैंने आपको मैसूर के गजेटियर की कहानी सुनाई और बताई कि 1916 में वहां पर भी तथ्य मिलते हैं कि उन्होंने कुछ ब्राह्मण्स को प्रोसिक्यूट किया। मंडले के, कर्नाटका के मंडले के अयंगर ब्राह्मण्स के बारे में लिखा जाता है कि वहां के 500 ब्राह्मण्स को उन्होंने प्रोसिक्यूट किया, 70,000 नहीं, लेकिन प्रोसिक्यूट किया तो किया। इसमें जरूर सच्चाई है और इसके पीछे की कहानी यह थी कि मंडले के ब्राह्मण्स वहां के वोडिया राजघरानाओं के साथ षड्यंत्र रच रहे थे कि टीपू सुल्तान और उनके घरानाओं को हटाया जाए। आप अपने प्रतिद्वंदियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये एक राजा पे निर्भर करता है। वी आर नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई इट और वी आर नॉट ट्राइंग टू डिनाई इट। जहां पर जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। लास्टली आपके सामने पेश है कुछ लैंड ग्रांट्स। अगेन ये ए जॉर्ज द्वारा लिखित मैसूर के गजेटियर से ली गई एक श्रृंखला है, जो वो मलाबार और पर्टिकुलरली साउथ कर्नाटका के मंदिरों को दान दे रहे हैं। रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो श्रीरंगपट्टनम में है, उनको तो वो उन्होंने दान दिया ही, श्रृंगेरी मठ को भी दान दिया, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि केरला के गुरुवयूर टेम्पल को भी वे बहुत सारे दान दे रहे हैं, पर्टिकुलरली 662 एकर्स का लैंड वो दान दे रहे हैं, नॉट इंक्लूडिंग द अदर टेम्पल्स दैट ही मेक्स। सिर्फ टेम्पल को ही ग्रांट नहीं, लेकिन मॉस्क्स को भी ग्रांट्स मिल रहे हैं। दैट इज ऑल्सो ट्रुथ। सो बात आती है कि टीपू के इस टायरेंट इमेज से मिला क्या ब्रिटिशर्स को, या ब्रिटिश ऐसा बना क्यों रहे थे?
अब देखिए उस जमाने की पॉलिटिक्स। टीपू वॉज एक्चुअली चैलेंजिंग ब्रिटिश पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। साउथ ऑफ इंडिया में मराठास जो 1761 का पानीपत वॉर झेल चुके थे, उनके सामने अब वैसी ताकत नहीं बची थी कि वो ब्रिटिशर्स को हरा पाएं। आप ये भी जानते हैं कि जिस दिन बाजीराव द सेकंड पेशवा की गद्दी पर आते हैं, मराठाओं के बीच में गृह युद्ध अपने आप शुरू हो जाता है। और ये 1790s यानी कि 1790s के लास्ट के दशकों में ही हो रहा था। इसलिए मराठास वर नॉट एबल टू टेक ऑन द ब्रिटिशर्स। तो बचे कौन? निजाम और टीपू। निजाम पहले से ही ब्रिटिशर्स के सामने नतमस्तक थे, वे उनके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर चुके थे। सो टीपू एक ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिशर्स को सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि इकोनॉमिक तौर पर भी चैलेंज कर रहे थे। इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि नेपोलियन टीपू के थ्रू इंडिया में आ सकते हैं। जी हाँ, नेपोलियन फ्रांस में इस समय काफी बड़े जनरल के तौर पर माने जाते थे। 1795 में वो इजिप्ट में पहुंच चुके थे और वे देख रहे थे टुवर्ड्स द अरेबियन सी, और शायद टीपू फ्रांस के साथ काफी क्लोज रिलेशन में ऑलरेडी मौजूद थे। फॉर एग्जाम्पल, वेलेस्ली चाहते थे टीपू को हर हालत में उस जमाने में साउथ ऑफ इंडिया से हरा देना। ऐसा वो क्यों कर रहे थे? बिकॉज टीपू वॉज इन एक्टिव कंसल्टेशन विद फ्रेंच एंड ही हिमसेल्फ कॉल्ड एज सिटीजन टीपू। वो अपने आप को सिटीजन टीपू कहने लगे थे। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, जो वहां पर एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी फ्रांस में, उनके मेंबर भी बन चुके थे। उन्होंने एक लिबर्टी ट्री भी प्लांट की थी अपने गार्डन्स में। इतना ही नहीं, डिंडीगुल में, जो कि उनके मैसूर क्षेत्र में आता था, वहां पर उन्होंने और उनके फादर ने, हैदर अली ने, रॉकेट फैक्ट्री का निर्माण किया था। और ये रॉकेट आर्टिलरी फैक्ट्री एक्चुअली ब्रिटिशर्स के आर्टिलरी से ज्यादा एडवांस थी। ब्रिटिशर्स इस बात से भी काफी परेशान थे। यह भी कहा जाता है कि टीपू के आर्मी की संख्या was around 1.42 lakh soldiers and this was when he took the empire with himself। यानी कि जब 1784 में वो गद्दी पर बैठ रहे हैं तो उनके पास 1 यानी कि 1.5 लाख के आसपास की जनसंख्या थी इन आर्मी। ब्रिटिशर्स के पास ऑल ओवर इंडिया उस समय सिर्फ 72,000 की सेना थी। ये सबसे बड़ा डर था। एंड लास्टली, जो ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा परेशान करता था कि उन्होंने सैंडलवुड के ट्रेड में, पेपर के ट्रेड में, सिल्क के ट्रेड में गवर्नमेंट मोनोपोली डिक्लेयर कर दी। उस जमाने में किसी भी भारतीय डायनेस्टी में यह हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि गवर्नमेंट मोनोपोली को ट्रेड में शामिल करे। मोनोपोली अगर सिर्फ हुआ करती थी तो वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसीलिए आप ऐसे कार्टून्स देखा करते थे जहां पर टीपू को टायरेंट बताया जाता था। नाउ, क्या यह सही है कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाया जाए और टीपू सुल्तान को फ्रीडम फाइटर भी कहा जाए, जैसे कि कांग्रेस की सरकारें कर्नाटका में कर रही थी? बिल्कुल नहीं, हम इससे वाकिफ नहीं हैं। ऐसा क्यों? अंडरस्टैंड कि फ्रीडम फाइटर होना यानी कि देश के लिए लड़ना, टीपू किसी देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। इनफैक्ट भारत की कल्पना टीपू सुल्तान के जमाने में हुई ही नहीं थी। टीपू सुल्तान मैसूर के लिए लड़ रहे थे। टीपू सुल्तान अगर किसी मंदिर और मस्जिद को बचा रहे थे तो वो मैसूर के मंदिर और मैसूर के मस्जिद को बचा रहे थे। वे मराठाओं के राज्य में मंदिर बसे हुए मंदिरों को भी नहीं बचा रहे थे। सो अंडरस्टैंड कि पॉलिटी उस जमाने की काफी कॉन्फ्लिक्टेड थी और वो भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे। हेंस ही डज नॉट डिजर्व टू बी कॉल्ड एज अ फ्रीडम फाइटर। बट अगर आप एंटी कॉलोनियल हिस्ट्री को देखें, अगर आप ब्रिटिशर से फाइट करने वाले किसी व्यक्ति को अगर आप ढूंढ रहे हैं तो टीपू सुल्तान और महाराजा रणजीत सिंह जैसे व्यक्तियों का नाम सबसे आगे की श्रृंखला में आना चाहिए। बिकॉज ये लोग थे कि जब तक वे थे ब्रिटिशर्स ने हार मानी और शायद उनके एरियाज पे ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। नॉर कैन इट बी सेड दैट ही वॉज अ टायरेंट। He was against anti-अंगवस्त्रम practice. For example, नायर्स, जो पर्टिकुलरली केरला के नायर्स हैं, उनको प्रोसिक्यूट करने का चार्ज टीपू पे लगता है और वो चार्ज सही भी है। लेकिन टीपू के अपने पर्सनल अकाउंट्स में ये लिखा गया है कि नायर ब्राह्मण्स अपने नीचे रह रहे पेजेंट्स के, पर्टिकुलरली विमेन को अंगवस्त्रम पहनने की इजाजत नहीं देते थे।
इस पद्धति के खिलाफ टीपू सुल्तान ने उनके खिलाफ जंग छेड़ी, साथ ही साथ वहां पर कन्वर्जन्स भी करवाए। इसमें भी सच्चाई है। इतना ही नहीं, मैंने आपको मंडले के ब्राह्मण्स, अय्यर ब्राह्मण्स के बारे में भी बताया, बिकॉज उन्हें भी वो प्रोसिक्यूट कर रहे थे, बिकॉज अय्यर ब्राह्मण्स चाहते थे कि वोडियार घराने के लोग वापस टीपू सुल्तान के समय में ही वापस राजा बने या वापस गद्दी पर आए। और जो गद्दी के खिलाफ साजिश करते हैं, टीपू सुल्तान उस समय गद्दी पर रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। ऐसा हर कोई राजा अपने लिए करता है। बहरहाल, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बता दूं कि जब वोडियार्स को लाया गया टीपू सुल्तान के मरने के बाद, ब्रिटिशर्स हिंदू साम्राज्य के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे थे। वोडियार्स के एक छोटे बच्चे को वोडियार घराना या मैसूर राजगद्दी पर बैठाया गया, लेकिन उसी वोडियार घराने को वापस 1831 में सर विलियम बेंटिक एनेक्स कर देते हैं, वापस उसे अपने पास ले आते हैं और उन राजाओं को वहां से हटा देते हैं। ये थी ब्रिटिशर्स की असली चेहरे या असली रहनुमाई अगेंस्ट अ सो कॉल्ड हिंदू और अगेंस्ट अ सो कॉल्ड मुस्लिम एम्पायर। लास्ट में मैं आपको छोड़े जाना चाहूंगा विद द स्टोरी ऑफ राम। जी हाँ, टीपू सुल्तान से जुड़ी हुई ये स्टोरी है। हालांकि स्टोरी का मर्म ये है कि आप देख रहे हैं टीपू सुल्तान के हाथ की एक रिंग जिस पर देवनागरी में लिखा हुआ है राम। 2014 में ब्रिटेन में क्रिस्टी ऑक्शन में इसे बेचा गया या इसे ऑक्शन किया गया। 14 लाख पाउंड्स के तहत ये रिंग बिकी। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि 1799 में ब्रिटिश जब टीपू सुल्तान पर विजय प्राप्त कर रहे थे, 1799 के फाइट में श्रीरंगपट्टनम में जब टीपू सुल्तान जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं और लास्ट में ब्रिटिशर्स के द्वारा मारे जाते हैं, उनके हाथ से ये रिंग ले ली गई बाय आर्थर वेलेस्ली, जो वहां पर ब्रिटिश कमांडर थे। उन्होंने ये रिंग अपनी नीस को दी, अपनी भांजी को दी, जो बाद में एक रेगलिन फैमिली के हाथ लगी। रेगलिन फैमिली ने 2014 में क्रिस्टी ऑक्शन के थ्रू इस रिंग को बेच दिया। यह बताया जाता है, उस समय भी यह बताया गया 2014 में, कि ये रिंग श्रृंगेरी मठ के द्वारा दी गई थी टीपू सुल्तान को, और टीपू सुल्तान और श्रृंगेरी मठ के बीच में काफी आदान प्रदान हुए ऐसे चीजों के। इतना ही नहीं, आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं टीपू सुल्तान के बच्चों का। जी हाँ, द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई, उसके तहत टीपू सुल्तान को अपने बहुत सारे क्षेत्रों को ब्रिटिशर्स को देना पड़ा और मराठाओं और निजामों को भी देना पड़ा। लेकिन ब्रिटिशर्स इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने टीपू सुल्तान के बच्चों को एज अ गारंटी लिया। जी हाँ, ऐसा शायद ही कभी देखने को मिला था कि पारिवारिक लोगों को किसी ट्रीटी का गारंटी बनाया जाता है। कॉर्नवालिस यहां पर मौजूद हैं और इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं कि टीपू सुल्तान के बच्चों को एज अ गारंटी लिया जा रहा है। सो दिस वॉज द कंटेस्टेड हिस्ट्री और द कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान। इसमें जरूर सच्चाई है कि टीपू सुल्तान ने कुछ ब्राह्मणों के खिलाफ बर्बर रवैया अपनाया, और इसमें भी सच्चाई है कि टीपू सुल्तान ने कई मंदिरों को दान भी दिए। लेकिन दोनों ही उसी कॉन्टेक्स्ट में देखे जाने चाहिए जिस कॉन्टेक्स्ट में टीपू सुल्तान थे। वे इंडिया के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर भी नहीं थे, साथ ही साथ वे इतने बड़े टायरेंट भी नहीं थे जितना बताया जाता है। लेकिन हिस्ट्री का काम है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को, बुक्स के सोर्सेस को वापस खंगालना और देखना कि कौन से सोर्सेस किस पद्धति से लिखे जा रहे हैं। इट हेल्प्स टू डिबेट, इट हेल्प्स टू स्क्रूटिनाइज, but it does not help to take historical figures and politicize them. Thank you for watching Study IQ's Time Capsule. My name is Ashish. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।